दुनिया में एक से बढ़कर एक ठगों की कहानियां मशहूर है। जैसे भारत का मशहूर ठग नटवर लाल, जिसने ताजमहल और लाल किला से लेकर इंडिया के संसद भवन तक बेच डाले। ऑस्ट्रिया हंगरी का विक्टर लस्टेग, जिसने आईफिल टावर को दो बार कबाड़ के भाव बेचा। इन सब के कारनामे सुनकर दिमाग चकरा जाता है, लेकिन इन सभी के बीच एक ऐसा नाम है जिसके खेल ने ठगी को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। इटली से अमेरिका आए उस आम से दिखने वाले इंसान ने लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी यानी जल्दी अमीर बनने की चाहत को अपना हथियार बना लिया। वो कोई बड़ा बैंकर नहीं था, ना ही कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट था, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जो किसी भी डिग्री से ज्यादा ताकतवर थी, और वो थी लोगों का भरोसा जीतने की कला। उसने अपनी मीठी बातों और एक फर्जी बिजनेस मॉडल के दम पर ऐसा जाल बुना कि अमेरिका के लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई, अपने घर के कागज और अपना सब कुछ उसके कदमों में लाकर रख देते थे। उसके दफ्तर में पैसों का ऐसा अंबार लगा रहता था कि पैसा रखने के लिए अलमारियां कम पड़ जाती। उसने लोगों को केवल 90 दिनों में पैसा दोगुना करने का सपना दिखाया, और इसकी आड़ में उसने लोगों को कुछ ही महीनों में $20 मिलियन का चूना लगा दिया, जिसकी कीमत आज के हिसाब से $300 मिलियन से भी ज्यादा होती है। वो इतना शातिर था कि उसने अमेरिका जैसे डेवलप्ड देश की बुनियाद हिला दी, और उसके नाम पर आज भी दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैम्स का नाम रखा जाता है। आइए जानते हैं कहानी ठगों के सरताज चार्ल्स पोंजी की। आखिर कैसे केवल $2.5 लेकर अमेरिका पहुंचा एक इमिग्रेंट दुनिया का सबसे बड़ा ठग बन गया। चार्ल्स पोंजी का जन्म 3 मार्च 1882 को इटली के लूगो शहर में हुआ था। वो एक ऐसे खानदान का चिराग था जिसकी विरासत कभी अमीरी की कहानियों से भरी थी, लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि चार्ल्स के पैदा होने से पहले ही उसके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन बुरी तरह बिगड़ गई। इसके बाद घर चलाने के लिए उसके पिता ओरेस्टे पोंजी को एक पोस्टमैन की नौकरी करनी पड़ी। चार्ल्स की माँ इमेल्डा पोंजी एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती थी, इसलिए वो गरीबी के इन दिनों को सहन नहीं कर पा रही थी। उनके मन में अपने परिवार के उस खोए हुए रुतबे को फिर से पाने की ऐसी तड़प थी कि उन्होंने यही तड़प और ऊंचे सपने चार्ल्स के नन्हे मन में भी बो दिए। इसका नतीजा ये हुआ कि चार्ल्स पोंजी के अंदर बचपन से ही ये बात घर कर गई कि उसे अपनी माँ के रुतबे को फिर से कायम करना है और बहुत सारा पैसा कमाना है, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। उसके घर के अंदर पैसों की तंगी थी, लेकिन फिर भी बाहर अमीरी का दिखावा बरकरार रखने की जद्दोजहद चलती रहती थी। इसलिए ऐसे माहौल में पला बड़ा चार्ल्स जब स्कूल पहुंचा तो उसका दिमाग किताबों से ज्यादा शो ऑफ करने में लगा रहता। इसके बाद जब उसने हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ रोम ला सापिएंजा में एडमिशन लिया तो वो अपना पूरा समय अमीर घरानों के लड़कों के साथ हैंग आउट करने में बिताता। वो अपनी औकात से कहीं ज्यादा खर्च करता ताकि उन रईसों की बराबरी कर सके। उसने यूनिवर्सिटी का पूरा टाइम ऐशो आराम और गैम्बलिंग में बर्बाद कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि वो यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट हो गया। अब उसके हाथ में ना तो कोई डिग्री थी और ना ही जेब में पैसा बचा था। उसके परिवार की सारी उम्मीदें कांच की तरह टूट चुकी थी और उसे अपना कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा था। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत का ये वो दौर था जब अमेरिकन ड्रीम का नशा पूरे यूरोप पर छाया हुआ था। चार्ल्स पोंजी भी ये मान बैठा था कि अगर वो इटली में रहा तो एक मामूली नौकरी में ही घिस कर रह जाएगा, लेकिन अमेरिका में वो किंग बन सकता है जिसका सपना उसकी माँ ने उसे दिखाया था। अमेरिका जाने और वहां कोई काम शुरू करने के लिए उसके परिवार ने उसे अपनी बची कुची सेविंग्स दे दी और साल 1903 में वो SS वैंकूवर नाम के एक बड़े जहाज पर सवार होकर एक नए सफर पर निकल पड़ा। लेकिन कहते हैं ना कि एक बार गलत रास्ते पर निकल जाने के बाद वहां से वापसी का रास्ता आसान नहीं होता। चार्ल्स पोंजी के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने जहाज पर जुआ खेलना शुरू कर दिया। उसे लगा कि वो अपनी किस्मत यही से चमका लेगा, लेकिन जहाज के अमेरिका के किनारे पहुंचने तक वो अपना सब कुछ हार चुका था। जब वो जहाज से बॉस्टन की जमीन पर उतरा तो उसकी जेब में सिर्फ $2.5 बचे थे। बॉस्टन उस वक्त एक तेजी से बढ़ता हुआ शहर था, लेकिन चार्ल्स जैसे एक गरीब इटालियन इमिग्रेंट के लिए वहां अपनी पकड़ बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। उसने अपने बड़े बड़े सपनों को किनारे रखा और पेट भरने के लिए डिश वॉशर और वेटर के रूप में रेस्टोरेंट्स में काम करने लगा। चार्ल्स के पास शुरू से ही एक ऐसा मैग्नेटिक चार्म था कि जब वो बोलता था तो लोग उसकी बातों में खो जाते थे। रेस्टोरेंट्स में काम करते हुए भी वो खुद को किसी मालिक से कम नहीं समझता था। वो अक्सर कस्टमर्स के साथ ऐसी बड़ी बड़ी बातें करता जो एक मामूली वेटर को शोभा नहीं देती थी। वो हर काम में शॉर्टकट तलाशने की कोशिश करता।
उसने बॉस्टन समेत अमेरिका के कई अलग अलग शहरों में अपनी किस्मत आजमाई। वो कभी सेल्समैन बनता तो कभी ग्रोसरी स्टोर्स में हेल्पर का काम करता, लेकिन हर जगह एक ही पैटर्न रिपीट होता। शुरू में उसका चार्म और बात करने का अंदाज लोगों को इम्प्रेस करता, लेकिन धीरे धीरे उसकी चालाकी सबके सामने आ जाती। उसे कई बार अपनी इन्हीं हरकतों के चलते नौकरी से हाथ धोना पड़ा। पैसे की ऐसी तंगी थी कि कई रातें उसे बदबूदार कमरों में भूखे पेट गुजारनी पड़ती, लेकिन वो खुद को बार बार यही यकीन दिलाता कि वो भीड़ में खोने के लिए नहीं बल्कि दुनिया पर राज करने के लिए पैदा हुआ है। लेकिन 4 साल तक अमेरिका में संघर्ष करने के बाद भी जब उसकी जिंदगी नहीं बदली तो उसने अमेरिका छोड़ने का फैसला कर लिया। उसे पता चला कि कनाडा में तरक्की के नए रास्ते खुल रहे हैं और वहां के शहर मॉन्ट्रियल में इटालियन लोगों की एक बड़ी कम्युनिटी बस रही है। उसे लगा कि कनाडा उसकी डूबती किस्मत को पार लगा सकता है और इसी उम्मीद में उसने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और 1907 में अमेरिका छोड़कर कनाडा चला गया। कनाडा में उसे बैंको ज़ारोसी नाम के बैंक में असिस्टेंट टेलर की नौकरी मिल गई। ये बैंक खास तौर पर इटालियन इमिग्रेंट्स के लिए बनाया गया था, जहां मजदूर अपनी खून पसीने की कमाई जमा करते थे। चार्ल्स पोंजी ने यहां काम करते हुए गौर किया कि बैंक का मालिक लुइगी ज़ारोसी लोगों को 6% इंटरेस्ट का लालच दे रहा था, जबकि उस समय बाकी बैंक्स मुश्किल से केवल 2-3% का एनुअल इंटरेस्ट देते थे। जल्द ही चार्ल्स पोंजी ने उस बैंक के हाई इंटरेस्ट के पीछे का काला सच पकड़ लिया। उसने देखा कि ये कोई लेजिटिमेट बिजनेस मॉडल नहीं बल्कि एक खेल है जिसमें नए डिपॉजिटर्स के पैसों से पुराने लोगों को 6% इंटरेस्ट दिया जा रहा है। उस समय इस मॉडल को रॉ पीटर टू पे पॉल कहा जाता था, यानी एक का पैसा लेकर दूसरे को देना। लेकिन ऐसे खेल ज्यादा दिन तक नहीं चलते। जब बैंक के मालिक लुइगी ज़ारोसी को लगने लगा कि नए डिपॉजिटर्स नहीं आ रहे हैं और बैंक कभी भी डूब सकता है, तो उसने बैंक का बचा कुचा पैसा उठाया और अपनी फैमिली तक को पीछे छोड़कर मैक्सिको भाग गया। चार्ल्स पोंजी एक बार फिर कनाडा की सड़कों पर अकेला और कंगाल खड़ा था, लेकिन इस बार वो खाली हाथ नहीं था। उसके पास एक ऐसा खतरनाक फॉर्मूला था जो उसने बैंको ज़ारोसी की बर्बादी से सीखा था। उसे समझ आ चुका था कि इस दुनिया में अगर इंसान को कॉन्फिडेंस बेचना आ जाए तो सबसे बड़ा झूठ भी सच की तरह चमकने लगता है। इसी सोच के साथ एक दिन वो उसी बैंक के खाली दफ्तर में वापस गया जहाँ कभी वह नौकरी करता था। वहाँ एक पुराने क्लाइंट की चेकबुक उसके हाथ लग गई। उसने एक चेक काटा और बड़ी सफाई से उस पर क्लाइंट के जाली दस्तखत कर दिए। इसके बाद उसने बैंक पहुंचकर वहां से $423.58 निकालने की कोशिश की, लेकिन उसकी ये चालाकी पकड़ी गई और पुलिस ने उसे धर दबोचा। इसके बाद उसे 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई। हैरानी की बात यह थी कि जेल के अंदर बैठे पोंजी ने अपनी मां को सच बताने की बजाय चिट्ठी में यह लिखा कि उसे प्रिजन वार्डन का स्पेशल असिस्टेंट बना दिया गया है। इसके बाद पोंजी अपनी सजा काटकर जब 1911 में रिहा हुआ तो उम्मीद थी कि वो सुधर गया होगा, लेकिन पोंजी के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने पैसे के लिए इस बार गैर कानूनी तरीके से इटालियन इमिग्रेंट्स को बॉर्डर पार कराकर अमेरिका पहुंचाना शुरू किया, लेकिन जल्द ही अमेरिकन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे अगले 2 साल अटलांटा की एक फेडरल प्रिजन की कोठरी में गुजारने पड़े। इसी जेल में उसकी मुलाकात चार्ल्स मोर्स और इग्नाजियो लूपो जैसे उस दौर के कई शातिर अपराधियों से हुई। इन शातिर दिमागों के बीच रहकर उसने क्रिमिनल साइकोलॉजी की वो बारीकियां सीखी जो किसी किताब में नहीं मिलती। उसने समझ लिया कि लोगों के लालच और उनके डर के साथ कैसे खेला जाता है। 1912 में जब वो जेल से रिहा हुआ तो वो पहले वाला मामूली जालसाज नहीं रह गया था। अब वो एक एक्सपीरियंस कॉन आर्टिस्ट बन चुका था जिसकी नजरें किसी बड़े शिकार की तलाश में थी। जेल से निकलने के बाद उसने कुछ वक्त अमेरिका के अलग अलग स्टेट्स में भटकते हुए गुजारा, लेकिन 1917 में वो वापस बॉस्टन लौट आया जहां से उसकी अमेरिकी दास्तान शुरू हुई थी। उसने यहाँ एक एक्सपोर्ट कंपनी में फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट की नौकरी पकड़ ली। इसी दौरान उसकी मुलाकात रोज नेको नाम की एक खूबसूरत इटालियन अमेरिकी लड़की से हुई और चार्ल्स पोंजी ने कुछ ही दिनों में अपनी बातों से रोज का दिल जीत लिया। चार्ल्स पोंजी रोज नेको से उम्र में 13 साल बड़ा था, लेकिन दोनों का प्यार ऐसा परवान चढ़ा कि दोनों उम्र का अंतर भूल गए और उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद चार्ल्स पोंजी अमीर बनने के लिए और भी बेसब्र हो गया। वो अपनी पत्नी को रानी की तरह रखना चाहता था। वो चाहता था कि उसका बड़ा बंगला हो, महंगी महंगी गाड़ियां हो और उसकी पत्नी की सेवा के लिए दर्जनों नौकर हो। लेकिन इसके उलट रोज एक बेहद शरीफ और साधारण लड़की थी जिसके सपने बहुत ही जमीनी थे। वो बस इतना चाहती थी कि चार्ल्स चाहे कम पैसे कमाए लेकिन उसके साथ सुकून से रहे। अपनी पत्नी की इसी सादगी की वजह से पोंजी ने अपने क्राइम और जेल की सजा के बारे में उसे कुछ नहीं बताया था।
इसके बाद चार्ल्स पॉन्जी ने कभी जॉब की तो कभी अपने फादर इन लॉ का ग्रोसरी स्टोर संभाला, लेकिन उसके गलत फैसलों की वजह से वो स्टोर धीरे धीरे घाटे में चला गया और आखिरकार बंद हो गया। इस आर्थिक तंगी ने चार्ल्स पॉन्जी को और भी बेचैन कर दिया और अब वो किसी ऐसे मौके की तलाश में था जो उसकी जिंदगी एक झटके में बदल दे। इसी बीच 1919 में उसने द ट्रेडर्स गाइड नाम की एक इंटरनेशनल डायरेक्टरी पब्लिश करके एडवर्टाइजिंग से पैसा कमाने की कोशिश की। इसके लिए उसने बाकायदा ऑफिस खोला, प्लानिंग की, लेकिन उसका ये आइडिया भी बुरी तरह फ्लॉप हो गया क्योंकि कोई भी बड़ी कंपनी उसकी मैगजीन में ऐड देने के लिए तैयार नहीं हुई। लेकिन यही वो मोड़ था जब उसकी किस्मत के सितारे बदलने वाले थे और वो एक ऐसा कारनामा करने वाला था कि उसका नाम इतिहास में दुनिया के सबसे बड़े फ्रॉडस्टर के रूप में दर्ज हो जाने वाला था। चार्ल्स पॉन्जी एक दिन अपने ऑफिस में अपने बिजनेस के फ्लॉप होने की वजह से निराश बैठा हुआ था कि तभी उसकी नजर अपनी डेस्क पर पड़ी जिस पर स्पेन से आया हुआ एक लेटर रखा हुआ था। उस लेटर के साथ एक छोटा सा कागज का टुकड़ा पेन किया हुआ था जिसे इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन IRC कहा जाता था। IRC को सरहदों के पार कम्युनिकेशन आसान बनाने के लिए बनाया गया था। उस दौर में खत भेजना आसान था लेकिन जवाब पाना मुश्किल था क्योंकि एक देश के स्टैम्प्स दूसरे देश में मान्य नहीं होते थे। इस उलझन को सुलझाने के लिए 1906 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन ने IRC की शुरुआत की थी। इसका सिस्टम बहुत सीधा था। कोई भी व्यक्ति अपने देश के पोस्ट ऑफिस से एक कूपन खरीदकर उसे खत के साथ लिफाफे में भेज देता था और विदेश में बैठा व्यक्ति उस कूपन को अपने देश के पोस्ट ऑफिस में दिखाकर लोकल पोस्टेज स्टैंप लेकर रिप्लाई भेज सकता था। लेकिन चार्ल्स पॉन्जी ने इसी सिंपल सिस्टम के पीछे छिपा एक बड़ा लूप होल पकड़ लिया और इसी साधारण से दिखने वाले कागज के टुकड़े ने उसे रातों रात अमीर बनने का रास्ता दिखा दिया। दरअसल ये वो दौर था जब वर्ल्ड वॉर 1 अभी अभी खत्म हुई थी और पूरी दुनिया की इकोनॉमी भारी उथल पुथल से गुजर रही थी। जंग की मार झेल रहे यूरोप की करेंसीज की वैल्यू मिट्टी में मिल चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका का डॉलर चट्टान की तरह मजबूत खड़ा था। लेकिन इसके बावजूद IRC कूपन की एक्सचेंज रेट अब भी पुराने समझौतों पर टिकी थी जो युद्ध से पहले तय हुए थे। इसका मतलब ये था कि अगर इटली या स्पेन जैसे देशों में उनकी गिरी हुई करेंसी से कूपन खरीदा जाता तो वो महज 1 सेंट का पड़ता, लेकिन जब वही कूपन अमेरिका लाया जाता तो उसे 5 सेंट्स की कीमत वाले अमेरिकी पोस्टल टिकट से बदला जा सकता था। कागज पर यह मुनाफा सीधे सीधे 400% का दिख रहा था। चार्ल्स पॉन्जी के शातिर दिमाग ने सोच लिया कि ये वही अलादीन का चिराग है जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। उसे लगा कि इसी के जरिए वो रईस बन सकता है, अपनी पत्नी को रानी की तरह रख सकता है और अपनी मां का रुतबा कायम कर सकता है। लेकिन जमीनी हकीकत ये थी कि इतने बड़े लेवल पर इसे करना लगभग नामुमकिन था। करोड़ों कूपनों को फिजिकल एक देश से दूसरे देश लाना, उन्हें स्टैम्प्स में बदलना और फिर उन स्टैम्प्स को बेचकर कैश हासिल करने के लॉजिस्टिक्स और शिपिंग के खर्च में ही सारा मुनाफा हवा हो जाता। मगर चार्ल्स पॉन्जी को सच से कोई लेना देना नहीं था। उसे तो बस एक ऐसी कहानी चाहिए थी जो लोगों को रातों रात अमीर बनने का हसीन सपना दिखा सके। उसने IRC को एक सीक्रेट बिजनेस मॉडल की तरह पेश किया जिसमें रिस्क जीरो और मुनाफा बेहिसाब था। उसे समझ आ गया था कि लोग गहराई में जाकर बिजनेस की बारीकियां नहीं समझना चाहते, बल्कि उन्हें तो बस मुनाफे से मतलब है। इसी के साथ 1919 के आखिर में चार्ल्स पॉन्जी ने बॉस्टन के एक छोटे से ऑफिस में अपनी कंपनी शुरू की जिसका नाम उसने सिक्योरिटीज एक्सचेंज कंपनी रखा। उस वक्त अमेरिका में लोग गेट रिच क्विक स्कीम्स के पीछे पागल थे। युद्ध के बाद लोगों के पास थोड़ा पैसा ही बचा था और वो उसे दोगुना करने की फिराक में थे। चार्ल्स पॉन्जी ने लोगों को ऑफर देना शुरू किया कि अगर वो लोग अपना पैसा उसे दे तो 45 दिनों में वो 50% और 90 दिनों में उनके पैसे को डबल कर देगा। शुरुआत में लोग उसको पैसा देने से हिचक रहे थे, लेकिन चार्ल्स पॉन्जी लोगों से इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात करता कि पढ़े लिखे लोग भी उसके झांसे में आ जाते। जब शुरुआत में कुछ लोगों ने हिम्मत करके उस पर दाव लगाया तो चार्ल्स पॉन्जी ने उन्हें वक्त से पहले ही उनका मुनाफा हाथ में थमा दिया। बस यही से खेल पलट गया। जब लोगों ने अपनी आंखों से केवल 90 दिनों में पैसा डबल होते देखा तो उनका भरोसा और मजबूत हो गया। फिर क्या था, पूरे शहर में खबर आग की तरह फैल गई कि बॉस्टन की गलियों में चार्ल्स पॉन्जी नाम का एक शख्स है जो मिट्टी को भी सोना बना रहा है। माउथ पब्लिसिटी और सोशल प्रूफ ने ऐसा असर किया कि जिन लोगों ने प्रॉफिट कमाया उन्होंने वही पैसा फिर से डबल करने के लिए पॉन्जी को दे दिया। हजारों नए लोग भी इस दौड़ में शामिल हो गए। कुछ लोगों ने अपनी लाइफ सेविंग्स लगा दी तो कुछ ने इस उम्मीद में कर्ज लेकर पैसा उसे दिया कि पैसा डबल होते ही कर्ज चुका देंगे और बाकी सब उनका मुनाफा होगा। इस तरह लोग
लोग पागल हो चुके थे और पॉन्जी खुद को एक मसीहा की तरह पेश कर रहा था जो सिर्फ आम लोगों का फायदा कराना चाहता था। उसका दफ्तर हर वक्त भीड़ से इतना भरा रहता था कि वहां काम करने वाले क्लर्क्स की हालत खराब हो जाती थी। आलम यह था कि दफ्तर के अलमारियों और डेस्क पर नोटों के ढेर लगे रहते थे और पैसे रखने वाली दराजें नोटों से इतनी भर जाती थी कि वो बंद भी नहीं हो पाती थी। अमेरिका के अलग अलग शहरों में उसके ऑफिसेज खुल चुके थे और लोग उससे हाथ जोड़कर विनती करते थे कि वो उनके पैसे को ले ले और डबल कर दे। एक तरफ पैसों की बारिश हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ चार्ल्स पॉन्जी रातों रात माला माल हो चुका था। वो महंगे इटालियन सूट्स पहनने लगा था और उसके चेहरे पर हमेशा एक शातिर मुस्कुराहट रहती थी। उसने बॉस्टन के सबसे रईस इलाके लेक्सिंगटन में 16 कमरों वाला एक आलीशान मैंशन खरीद लिया था। अपनी पत्नी रोज को वो दुनिया के सबसे महंगे हीरो और कपड़ों से लाद देता था और जैसा उसने सोचा था वो उसे किसी रानी की तरह रखता। जब आम लोग उसे इतनी शान और शौकत में देखते तो उनके बचे कुचे डाउट्स भी खत्म हो जाते। वो सोचते कि जो आदमी खुद इतना रईस है वो भला चंद रुपयों के लिए किसी को धोखा क्यों देगा। लोग उसके घर के बाहर घंटों उसकी एक झलक पाने के लिए खड़े रहते जैसे वो कोई हॉलीवुड का सुपरस्टार हो। लेकिन चमक दमक के इस पर्दे के पीछे की सच्चाई बड़ी खौफनाक थी। इस पूरे IRC सिस्टम की आड़ में वो असल में एक की टोपी दूसरे के सिर पहना रहा था, यानी नए इन्वेस्टर्स के पैसे को पुराने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट के तौर पर बांट रहा था। ये वही स्ट्रैटेजी थी जो उसने कनाडा की बैंको ज़रोसी में काम करते हुए सीखी थी। जब तक नए शिकार फंसते रहे ये सर्कस मजे से चलता रहा। उसने लोगों के लालच का ऐसा फायदा उठाया कि 1920 तक वो हर दिन लाखों डॉलर बटोर रहा था। आलम यह था कि लोग अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी, अपने पुरखों के घर के कागज, सब कुछ उसकी झोली में डाल रहे थे। न्यूज़पेपर्स उसे फाइनेंशियल जीनियस और द विजर्ड ऑफ बॉस्टन जैसे टैग दे रहे थे। लेकिन झूठ और फरेब से बना चार्ल्स पॉन्जी का यह साम्राज्य ताश के पत्तों के महल जैसा था जो एक छोटी सी फूंक से ढेर हो सकता था। चार्ल्स पॉन्जी की कामयाबी का सूरज तब ढलना शुरू हुआ जब द बॉस्टन पोस्ट नाम के न्यूज़पेपर ने उसकी इस चकाचौंध के पीछे छिपी कड़वी सच्चाई को टटोलना शुरू किया। इस न्यूज़पेपर के एडिटर रिचर्ड ग्रोजियर को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि कोई भी बिजनेस सिर्फ 90 दिनों में कैसे पैसा डबल कर सकता है, और वो भी तब जब पॉन्जी इन्वेस्टर्स के पैसे को मोस्टली बैंक्स में ही रखता है जहां केवल सालाना 2 से 3% रिटर्न मिलता है। उन्हें लग रहा था कि कुछ तो बड़ी गड़बड़ है जिसे चार्ल्स पॉन्जी छिपा रहा है। इसी की तलाश में उन्होंने फाइनेंशियल एक्सपर्ट क्लैरेंस बैरन को काम पर लगा दिया। क्लैरेंस बैरन ने जब पॉन्जी के बिजनेस मॉडल का पोस्टमार्टम किया तो एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। बैरन ने हिसाब लगाया कि अगर चार्ल्स पॉन्जी वाकई इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन्स IRC का बिजनेस कर रहा है तो उसे पूरी दुनिया में मौजूद कुल कूपनों से भी कहीं ज्यादा कूपनों की जरूरत होगी। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ 27,000 कूपन चलन में थे, जबकि पॉन्जी को अपने इन्वेस्टर से किया वादा पूरा करने के लिए कम से कम 160 मिलियन कूपन चाहिए थे। यह बात बेहद अजीब थी क्योंकि जो चीज दुनिया में है ही नहीं उसका व्यापार कैसे हो सकता है। ऐसे में द बॉस्टन पोस्ट ने बड़े बड़े अक्षरों में हेडलाइन छापी कि पॉन्जी एक बड़ा फ्रॉड कर रहा है। जैसे ही ये खबर सामने आई बॉस्टन की गलियों में अफरा तफरी मच गई। लोगों के मन में डर बैठ गया और वो अपने पैसे वापस पाने के लिए पॉन्जी के ऑफिस की ओर दौड़ पड़े। लेकिन चार्ल्स पॉन्जी भी कोई मामूली ठग नहीं था। जब हजारों की भीड़ उसके ऑफिस के बाहर जमा हुई तो वो घबराकर छिपा नहीं, बल्कि उसने भीड़ के लिए गर्मा गर्म कॉफी और डोनट्स का इंतजाम करवाया और लोगों की आंखों में आंखें डालकर पूछा, आपको मुझ पर भरोसा है या इस न्यूज़पेपर पर? अगर किसी को अपनी पाई वापस चाहिए तो अभी ले लो। चार्ल्स पॉन्जी ने यहाँ एक बड़ा दाव खेला और 3 दिन के भीतर ही $2 मिलियन कैश लोगों को वापस कर दिए। ये उसका मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि जब लोगों ने देखा कि उन्हें उनका पैसा तुरंत मिल रहा है तो उनकी घबराहट बर्फ की तरह पिघल गई और उनमें से बहुत से लोगों ने अपना सारा पैसा वापस पॉन्जी को दे दिया। लेकिन ये सब महज धुएं की तरह था जिसे उसने अपनी असलियत छिपाने के लिए फैलाया था। इस बार चार्ल्स पॉन्जी अथॉरिटीज की नजरों में भी आ चुका था और उस पर शिकंजा कसना शुरू हो गया। उसे सख्त आदेश दिया गया कि जब तक ऑफिशियल ऑडिट पूरा नहीं हो जाता वो $1 का भी नया इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकता। जैसे ही नया इन्वेस्टमेंट रुका उसकी पूरी स्कीम ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी, क्योंकि अब पुराने इन्वेस्टर्स को देने के लिए उसके पास कोई सोर्स ही नहीं बचा था। इसी बीच अखबारों में उसके पुराने क्राइम्स और जेल में
सजा काटने की खबरें भी बाहर आ गई, जिसने इन्वेस्टर्स के भरोसे को पूरी तरह हिला कर रख दिया। इससे पैनिक फैल गया और लोग अपना पैसा वापस लेने के लिए टूट पड़े। इसी बीच 12 अगस्त 1920 को इन्वेस्टिगेटर्स ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की, जिसने पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया। ऑडिट में पाया गया कि चार्ल्स पोंजी के पास अपनी लायबिलिटीज के मुकाबले फूटी कौड़ी भी नहीं थी। वो लगभग $7 मिलियन के भारी घाटे में डूबा हुआ था। उसने लगभग 40,000 मासूम लोगों को अपनी जालसाजी का शिकार बनाया था, जिनमें छोटे मजदूर और बेसहारा लोग शामिल थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई इस उम्मीद में पोंजी को सौंप दी थी कि उनकी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन पोंजी ने लालच की आग में उन सबके सपनों को जलाकर राख कर दिया था। उसने कुल मिलाकर लगभग $20 मिलियन हड़प लिए थे, जो आज के हिसाब से $300 मिलियन से भी ज्यादा होते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसने कभी कोई IRC कूपन खरीदा ही नहीं था। उसका ये पूरा फ्रॉड सिर्फ झूठ, भरोसे और नए लोगों के पैसों पर खड़ा था। यही वो घोटाला था जिसने दुनिया को एक नया शब्द पोंजी स्कीम दिया, जो आज भी फाइनेंशियल फ्रॉड का सबसे बड़ा सिंबल माना जाता है। इसके बाद चार्ल्स पोंजी को चोरी और मेल फ्रॉड के दर्जनों संगीन आरोपों के तहत अदालत में पेश किया गया। कोर्ट में उसने खुद को बेकसूर साबित करने के लिए अपनी जबान और दिमाग का हर दाव खेल दिया, लेकिन उसके खिलाफ सबूत इतने पुख्ता थे कि उसका बचना नामुमकिन था। 1920 के आखिर में उसे फेडरल चार्जेस पर 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई। लेकिन ये तो बस चार्ल्स पोंजी के बुरे दिनों की शुरुआत थी। जब वो फेडरल जेल से बाहर आया तो मैसाचुसेट्स स्टेट ने उस पर अलग से 22 संगीन आरोप मढ़ दिए, जिसके लिए उसे 7 से 9 साल की और सजा मिली। इस दौरान चार्ल्स पोंजी बेल पर बाहर आया। उम्मीद थी कि वो अब तो सुधर जाएगा, लेकिन इसके उलट उसने फ्लोरिडा में शार्पोन लैंड सिंडिकेट नाम से एक नई कंपनी बनाई और लोगों को सस्ती जमीन का सपना दिखाकर दलदल वाली बेकार जमीन बेचना शुरू कर दिया। वो पहले 90 दिन में पैसा डबल करने का वादा करता था, लेकिन इस बार उसने केवल 60 दिन में 200% रिटर्न की गारंटी देना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ भी उसकी चालाकी पकड़ी गई और उसे वापस सलाखों के पीछे भेज दिया गया। 1 साल की सजा के बाद जब वो बेल पर जेल से बाहर आया तो भी वो शांत नहीं बैठा। उसने अधिकारियों को चकमा देने के लिए अपनी मौत का नाटक रचा और जैक्सनविले के किनारे पर अपने कपड़े और एक आत्महत्या का नोट छोड़ दिया, ताकि सबको लगे कि उसने जान दे दी है। इसके बाद उसने अपना सिर मुंडवा लिया, मूछें बढ़ाई और पहचान बदलकर एक कार्गो शिप पर बर्तन धोने वाले की नौकरी करने लगा, ताकि वो चुपचाप अपने देश इटली भाग सके। लेकिन पोंजी की सबसे बड़ी कमजोरी उसका ईगो था। वो अपनी असली पहचान छुपा नहीं पाया और अथॉरिटीज ने उसे जहाज से गिरफ्तार कर वापस जेल में डाल दिया। 1934 में अपनी 14 साल लंबी सजा पूरी करने के बाद चार्ल्स पोंजी को अमेरिका से डिपोर्ट करके इटली भेज दिया गया। उसकी वाइफ रोज ने हर तूफान में उसका साथ दिया था, लेकिन वो भी अब पूरी तरह टूट चुकी थी, इसलिए उसने उसे डिवोर्स दे दिया। इसके बाद पोंजी ने इटली में मुसोलिनी की सरकार के लिए काम करने की कोशिश की, लेकिन वहां भी उसकी हेरा फेरी की आदतों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और उसे वहां से भी निकाल दिया गया। आखिरकार अपनी किस्मत आजमाने के लिए वो ब्राजील चला गया, जहां वो एक मामूली ट्रांसलेटर के रूप में गुमनाम जिंदगी जीने लगा। अपनी मौत से कुछ समय पहले उसने एक रिपोर्टर को अपना आखिरी इंटरव्यू दिया। उस वक्त पोंजी ने बड़े गर्व के साथ कहा था, भले ही उन लोगों को बदले में कुछ ना मिला हो, लेकिन उस एक्सपीरियंस के लिए जो कीमत उन्होंने चुकाई वो बहुत सस्ती थी। मैंने उन्हें $15 मिलियन में सबसे शानदार शो दिखाया जो कभी इस धरती पर नहीं देखा गया था। ये शब्द इस बात का सबूत थे कि चार्ल्स पोंजी खुद को अपराधी नहीं बल्कि एक महान कलाकार मानता था। 1949 में रियो दे जनेरियो के एक चैरिटी हॉस्पिटल में चार्ल्स पोंजी ने अपनी आखिरी सांस ली। मौत के वक्त वो पूरी तरह अंधा हो चुका था। उसका आधा शरीर पैरालिसिस का शिकार था और उसकी जेब में कफन तक के पैसे नहीं थे। एक ऐसा शख्स जिसने कभी करोड़ों डॉलर का फ्रॉड किया था, उसे एक लावारिस और गुमनाम कब्र में दफना दिया गया। चार्ल्स पोंजी का नाम आज भी फाइनेंशियल फ्रॉड्स का सिनोनिम बना हुआ है। जैसे 2008 में बर्नी मैडॉफ का $65 बिलियन का घोटाला पकड़ा गया तो पूरी दुनिया ने उसे इतिहास की सबसे बड़ी पोंजी स्कीम कहा था। भारत में भी सहारा इंडिया परिवार, शारदा ग्रुप और रोज वैली ग्रुप जैसे बड़े घोटाले हुए, जिनमें लाखों लोगों को बड़े रिटर्न के सपने दिखाकर अरबों खरबों रुपए जुटाए गए और बाद में उनकी मेहनत की कमाई डूब गई। यानी चार्ल्स पोंजी मरने के बाद भी एक ऐसा तरीका बना रहा जो आज भी दुनिया को ठगने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।